हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 11th क्लास का बिजनेस का 7th चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है सहकारी समिति या सहकारी संगठन। तो इसी पर आज हमारा टॉपिक होगा सहकारी। सहकारिता केवल स्वामित्व का एक स्वरूप नहीं है, बल्कि यह सीमित साधनों वाले व्यक्तियों के उत्थान के लिए एक आंदोलन है। सहकारिता का मतलब होता है कि मिलकर काम करना। तो कहता है कि ये केवल किसी व्यवसाय का एक स्वरूप नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे लोगों का संगठन है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, अर्थात जिनके पास जो साधन हैं वो बहुत सीमित मात्रा में होते हैं और वो किसी काम को मिलकर करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसी पर आगे हम चलते हैं चैप्टर पर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सहकारिता जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। सहकारी संगठन का सहकारिता दो शब्दों अर्थात सह जमा कारिता के योग से बना है। सहकारिता जो शब्द है वो दो शब्दों का योग उसमें शामिल है, अर्थात वो दो शब्दों का योग है जिसमें सह का मतलब होता है मिलकर और कार का मतलब है कार्य। अर्थात पूरा अर्थ अगर हम कहें, सहकारिता का अर्थ है मिलकर काम करना। इसके अंतर्गत जो सहकारिता है, इसके अंतर्गत प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, इसका एक मूल मंत्र होता है। यानी जितने भी लोग एक संगठन में काम कर रहे हैं वो बाकी सब लोगों के, अन्य जितने भी लोग हैं उनके सहयोगी होंगे। प्रत्येक सबके लिए, यानी हर व्यक्ति दूसरे के लिए और हर दूसरा व्यक्ति पहले के लिए, इस आधार पर इसमें कार्य किया जाता है। अन्य शब्दों में सहकारी संगठन का आधार यह है कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को समिति में एक बड़ी राशि के रूप में इकट्ठा करके जरूरतमंद सदस्यों को ऋण देकर उनकी सहायता की जाए। इसमें क्या होता है कि काफ़ी लोग होते हैं, बड़ी मात्रा में लोग होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करते हैं। और आप जानते हैं कि जब ज़्यादा व्यक्ति थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूंजी इकट्ठा करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, तो वो एक बड़ी पूंजी इकट्ठा हो जाती है और उससे ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो उससे समिति का सदस्य है उसको वित्तीय आवश्यकता होने पर वो धन उसको उपलब्ध करा दिया जाता है। अथवा यही यूं कहें कि बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदकर बड़े पैमाने के व्यापार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। या यूं कहें, क्योंकि ये इसलिए कहा इन्होंने कि सहकारी संगठन के आगे कई प्रकार आप पढ़ेंगे। उनमें एक होता है उपभोक्ता सहकारी संगठन। तो उपभोक्ता सहकारी संगठन क्या है कि मान लीजिए एक गली में 20 परिवार रहते हैं और वो 20 परिवार कोई सब्जी या कोई फल आधा आधा किलो, एक एक किलो ना खरीद कर, मान लो ये पूरी पेटी या इकट्ठा माल ले आते हैं और उसके बाद ला करके उसको थोड़ी थोड़ी में मात्रा में बांट लेते हैं। तो ये भी एक सहकारिता का रूप ही है। और उपभोक्ता सहकारी संगठन का हम बता रहे हैं, तो ये मेनली जो इसका बनाने का जो उद्देश्य होता है, जो व्यापारी वर्ग है उसके द्वारा थोड़ी मात्रा में जो माल बेचा जाता है वो प्राय महंगा बेचा जाता है और उपभोक्ताओं को उससे लॉस होता है। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए उपभोक्ता सीधे माल इकट्ठा मात्रा में खरीदते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बांट लेते हैं। व्यवसायिक संगठन का सहकारी प्रारूप इसके अन्य प्रारूपों का एक मुख्य आधार पर भिन्न है। वह यह है कि यद्यपि सहकारी संगठन भी अपने कारोबार को व्यवसाय के सर्वमान्य सिद्धांतों का आधार पर चलाते हैं, यानी वो कहता है कि जिस प्रकार अन्य जो संगठन है, जैसे आपने पढ़े एकाकी व्यापार पढ़ा 4th चैप्टर, 5th चैप्टर पढ़ा आपने संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय पढ़ा, उसके बाद आपने साझेदारी पढ़ा। तो जिस प्रकार वो व्यवसाय थे
उसी प्रकार ये भी व्यवसाय है, लेकिन एक विशेषता के आधार पर ये उन सबसे भिन्न है, और वो विशेषता है कि उन सब का उद्देश्य मैक्सिमम लाभ कमाना होता था, लेकिन सहकारी संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ कमाने के स्थान पर अपने सदस्यों को की सेवा को प्राथमिकता देना। यानी इसका मेन मोटिव लाभ कमाना नहीं होता कभी, इसका मेन मोटिव तो जितने भी सदस्य वो एकत्रित हुए हैं उन सदस्यों में से यदि किसी सदस्य को किसी समय कोई परेशानी आती है तो उसकी मिलकर सेवा करना या मिलकर के उसको सहयोग देना ही सहकारिता कहलाता है। इसका पंजीकरण, जो सहकारी समिति या सहकारी संगठन, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, सहकारी समिति या संगठन का पंजीकरण का मतलब है रजिस्ट्रेशन सहकारी समिति अधिनियम 1900 सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है सहकारी समिति का, वो रजिस्ट्रेशन सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, यानी जैसे आपको बताया कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय पर हिंदू लॉ लागू होता था, साझेदारी पर साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता था, लेकिन सहकारी संगठन पर सहकारी संगठन अधिनियम 1912 लागू होता है। अर्थात इसका अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जब भी आप कोई सहकारी संगठन बनाते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस पर सहकारी संगठन अधिनियम 1912 लागू होगा, या संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत होता है। या मान लो प्रत्येक राज्य के अपने अपने सहकारी संगठन अधिनियम है, अगर कोई जिस राज्य में वो संगठन स्थापित हो रहा है उस राज्य का अपना कोई अधिनियम है तो उसके अंतर्गत भी इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। जैसे हम कहें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मद्रास में 1912 के अधिनियम को ना मान करके अपने अलग अलग अधिनियम है, तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होता, बल्कि राज्य के अधिनियम लागू होते हैं। सहकारी संगठन से अभिप्राय, अब एक मोटा मोटा इसका अर्थ देखते हैं। सहकारी संगठन से अभिप्राय ऐसे ऐच्छिक संगठन से है जिसकी स्थापना कुछ व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, सहकारिता और समानता के आधार पर परस्पर आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए की जाती है। तो आप मेनली यहां से ले सकते हैं, सहकारी संगठन से अभिप्राय ऐसे ऐच्छिक संगठन से है जिसकी स्थापना कुछ व्यक्तियों द्वारा सहकारिता और समानता के आधार पर पारस्परिक आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए की जाती है। इसमें सहकारी समिति कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे उदाहरण के लिए उपभोक्ता सहकारी समिति, और आप कह सकते हैं विपणन सहकारी समिति, और आप कह सकते हैं सहकारी साख समिति, सहकारी खेतीहर समिति, गृह समितियां, ठीक है जी, और इसके अलावा आप कह सकते हैं उत्पादक सहकारी समिति। तो आप इनके नाम लिख देंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये आपका अर्थ हुआ। देखिए, जितनी भी प्रकार की सहकारी समितियां होती हैं, प्रत्येक सहकारी समिति का कार्य भी डिफरेंट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसकी एक डेफिनेशन आपको करनी है, और आप प्रोफेसर एच कलवर्ट की डेफिनेशन ये वाली कर सकते हैं। और इसमें सहकारिता उस प्रकार का संगठन है जिसमें व्यक्ति समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से भाग लेते हैं। इसके बाद इसकी विशेषताओं पर आते हैं। ध्यान कीजिएगा कि एक सहकारी संगठन की विशेषताएं, पहला है यह व्यक्तियों का, पहला है स्वैच्छिक सदस्यता। स्वैच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से, यानी कोई भी व्यक्ति जो सहकारी संगठन का सदस्य होगा वो अपनी इच्छा से ही संगठन का सदस्य बनता है। यह व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति जब चाहे इसका सदस्य बन सकता है और जब चाहे किसी भी समय सूचना देकर सदस्यता छोड़ सकता है। सदस्यता छोड़ने पर नियम के अनुसार सदस्य की पूंजी वापस कर दी जाती है। जैसा कि आपको बताया, सहकारी समिति में सब जो भी सदस्य होते हैं वो मिलकर पूंजी लगाते हैं। जब अगर कोई सदस्य सहकारिता की
सहकारी समिति की सदस्यता छोड़ रहा है तो उसकी पूंजी वापस कर दी जाती है। यहां तक आप जो है इसको कर लेंगे। दूसरा कहता है आगे कि इसकी एक विशेषता इसी में ये और होती है कि सहकारी जो समिति होता है उसमें कोई भी सदस्य जो है अपने अंश को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप सहकारी समिति के सदस्य हैं, आप अपने स्थान पर अपने भाई को सदस्य बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वैधानिक स्थिति। सदस्यों का कोई भी संघ मीन्स संगठन, सदस्यों का कोई भी संगठन अपने नाम के साथ सहकारी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि हम मान लीजिए एक ग्रुप बना और उसको कह दें कि सहकारी संगठन है, ऐसा नहीं होता है। नहीं, किसी भी संगठन को हम चलते फिरते संगठन को अगर सहकारी संगठन कहने लगे तो ये पॉसिबल नहीं है। कहता है जब तक कि, कब तक होता तो ये भी लोगों का संगठन है, लेकिन तब तक कोई भी संगठन सहकारी संगठन नहीं बन सकता जब तक कि उसे सहकारी समिति अधिनियम 1912 या संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण ना करवा लिया जाए। ठीक है। सहकारी समिति का पंजीकरण होने के बाद उसका अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग हो जाता है। अर्थात समिति अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, अनुबंध कर सकती है, समिति पर मुकदमा किया जा सकता है और यह भी अन्य पक्षकारों पर मुकदमा कर सकती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं सहकारी सदस्यों का कोई भी संघ अपने नाम के साथ सहकारी शब्द का प्रयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह सहकारी समिति अधिनियम 1912 ठीक है या संबंधित राज्य अधिकारी सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ना करवा ले। ठीक है। और सहकारी समिति का पंजीकरण हो जाने के बाद ठीक है इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग हो जाता है। आप यहां तक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तीसरा, सीमित दायित्व। सीमित दायित्व यानी सहकारी जो समिति होती है उसके सदस्य जो होते हैं, मान लो आप सदस्य हैं, हम सदस्य हैं, अन्य कोई सदस्य हैं, ABCD जो भी सदस्य होंगे उनके दायित्व जो है सीमित होते हैं। दायित्व सीमित का मतलब है कि मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपया लगाया, आपने सहकारी समिति में 2 लाख रुपया लगाया और कल किसी प्रकार से भी किसी भी कारण से सहकारी समिति को अगर लॉस हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो सहकारी समिति के जो सदस्य हैं उनसे समिति ज्यादा से ज्यादा उतना रुपया वसूल कर सकती है जितने के वो उत्तरदायी हैं। अर्थात जितने आपने उसमें लगाए हैं ज्यादा से ज्यादा आप उससे उतने पैसे की हानि तक जिम्मेवार होंगे। ऐसा नहीं है कि एकाकी व्यापार में हमने पढ़ा था कि वहां तो क्या होता था कि अगर बिजनेसमैन को लॉस हो गया तो उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी प्रॉपर्टी घरेलू संपत्ति का प्रयोग भी उसमें करना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके साथ ही गारंटी द्वारा सीमित का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने कहा मैंने 1 लाख रुपया लगाया और मैंने समिति को ये भी कहा कि अगर किसी कारण से कल या फ्यूचर में कोई लॉस हो जाता है तो मैं 1 लाख और दे दूंगा। मीन्स अब मैं मुझसे ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए लिए जा सकते हैं। 1 लाख तो मैंने लगाया हुआ है और 1 लाख की मैंने गारंटी दी है। इस प्रकार से ज्यादा मैं 2 लाख रुपए देने का जिम्मेवार होऊंगा या दायी होऊंगा। इसके बाद बात आती है नियंत्रण। इसका नियंत्रण स्वयं सदस्यों द्वारा प्रजातांत्रिक आधार पर किया जाता है। तो थर्ड पॉइंट आप पूरा कर लेंगे। तो इसका नियंत्रण स्वयं सदस्यों द्वारा प्रजातांत्रिक आधार पर किया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए एक प्रबंध समिति बना दी जाती है जिसके सदस्यों का चुनाव आम सभा में मतों के आधार पर होता है। इसके प्रत्येक सदस्य को केवल 1 मत डालने का अधिकार होता है, चाहे उसने कितने भी अंश क्यों ना लिए हों। समझ में आ गया होगा कि इसका नियंत्रण जो है, जो भी सहकारी समिति के सदस्य हैं, मान लो एक सहकारी समिति के 50 सदस्य हैं, तो उन 50 लोगों में से ही किसी के द्वारा किया जाएगा। अर्थात बाहर से नहीं लाया जाता व्यक्ति। नियंत्रण का मतलब है संचालन करने के लिए, ठीक है। और जो है उसका यूं कहिए कि मैनेजर, उसका कैशियर, ये सारे लोग उन्हीं
ग्रुप के सदस्यों में से होते हैं या उसी ग्रुप में से होते हैं, उनका सिलेक्शन जो है कि भाई कौन उसका प्रधान होगा, कौन उसका कैशियर होगा, वो जो है उसके लिए एक समिति बना दी जाए। समिति का जो सदस्यों का चुनाव है वो मतों के आधार पर होता है। मतों का मतलब है कि 50 लोग हैं तो 50 लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को मत मीन्स यहाँ वोट डालने का अधिकार होता है। वोटिंग होती है, मतलब जिसके फेवर में ज्यादा वोटिंग हो जाएगी उसको प्रधान बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की योग्य होती है कि सहकारी समिति में हर व्यक्ति को, चाहे उसने 10 लाख रुपया लगा रखा है, चाहे उसने 1 लाख, यहाँ अंश का मतलब है चाहे उसने 1 अंश खरीद रखा है, एक अंश का मतलब 1 अंश मान लो 1 लाख का है, और 10 अंश का मतलब 10 लाख का है, चाहे उसने 10 लाख लगा रखे हैं, चाहे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, सबको वोट डालने का अधिकार एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि जिसने ज्यादा लगा रखा है वो ज्यादा वोट डालेगा और कम वाले को कम वोट डालने का अधिकार होगा। प्रत्येक को समान अधिकार होता है। अतः कोई भी व्यक्ति अधिक अंश खरीदकर मतों के आधार पर प्रबंध व्यवस्था में मनमानी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। कि आपने मान लो 50 शेयर खरीद लिए, 50 अंश खरीद लिए तो आपकी ही चलेगी, ऐसा नहीं होता है। 1 शेयर खरीदने वाले का भी उतना ही अधिकार है, 50 शेयर खरीदने वाले का भी वही अधिकार है। इसके बाद बात करते हैं हम मुख्य उद्देश्य सेवा। जैसा हमने पीछे बताया कि सहकारी समिति का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने सदस्यों की अधिकतम संभव सहायता करना होता है। अधिकतम संभव सहायता करने से अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि ये समितियां लागत पर ही वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है, कि ऐसा नहीं है कि 10 की ला रहे हैं तो 10 की बेच देंगे, बल्कि उस पर उचित लाभ वसूल करते हुए अपने सदस्यों की सहायता करते हैं। इसके बाद है मताधिकार की समानता। जैसा ऊपर के पॉइंट पे हमने बताया, क्योंकि इन पर एक व्यक्ति एक मत, तो 5th पॉइंट पूरा करेंगे, 6th पे आइए। क्योंकि सहकारी समिति पर एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत लागू होता है। जैसा अभी बताया कि एक व्यक्ति चाहे उसने कितने भी अंश ले रखे हैं, एक वोट डालेगा, इसलिए प्रत्येक सदस्य को एक मत मतलब वोट डालने का अधिकार होता है। सदस्यों द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या का मताधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद है लाभ का विभाजन। अब बात आती है जी, मान लीजिए 50 लोगों का संगठन है, तो उन्होंने जो संगठन बनाया उससे जो लाभ होगा उस लाभ का बंटवारा कैसे किया जाए। तो देखिए कि सहकारी संगठन की एक विशेषता यह है कि इसके लाभ या अतिरेक का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। अतिरेक मतलब जो भी इसमें लाभ होगा उसका प्रयोग कई प्रकार से हो सकता है। यानी कुल लाभ का 1/4 भाग कानून के अनुसार सामान्य कोष में हस्तांतरित कर दिया जाता है। कहने का मतलब जितना भी लाभ होगा, मान लीजिए सहकारी समिति को 1 महीने में 10,000 लाभ हुआ, तो 10,000 का 1/4 2,500 रुपया जो है 2,500 रुपया एक अलग से एक रिजर्व बना लेते हैं, एक फंड बना लेते हैं, सेविंग कर देते हैं, उसमें डाल दिया है। एक यानी ये मोटे तौर पर एक गुल्लक होती है जो कि भविष्य की कठिनाइयों का सामना करने के लिए होती है संस्था की, उसमें डाल दिया जाता है। पूंजी पर निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, और जिसने जितना जितना पैसा लगाया है उसे लाभांश दिया जाता है, और वो लाभांश 10% से अधिक नहीं हो सकता। तीसरा, अतिरेक या कुछ हिस्सा उस क्षेत्र के विकास पर खर्च किया जा सकता है। यानी जितना भी लाभ होता है उसका कुछ हिस्सा जिस एरिया में वो सहकारी समिति है वहां के डेवलपमेंट पर खर्च कर दिया जाता है, लेकिन वो भी 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है शेष अतिरिक्त राशि, फिर भी अगर कोई बचती है तो बोनस के रूप में जो है अंशधारियों में बांट दी जाती है, सदस्यों में बांट दिया जाता है। तो ये 4 पॉइंट हैं कि 1/4 हिस्सा तो जो है वो रिजर्व फंड में रख लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सदस्यों ने पैसा लगाया है उस पर लाभांश दे दिया जाता है। उसके बाद कुछ धन उसमें से लाभ में से उस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च कर दिया जाता है, और लास्ट है जो बचता है वो बोनस के रूप में अंशधारियों को या शेयर होल्डर्स को या सदस्यों को दे दिया जाता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, अगली विशेषता है नगद व्यापार। सहकारी समिति के पास अपेक्षाकृत कम वित्तीय साधन होते हैं। तो हमने बताया कि ये जो संगठन होता है थोड़े मीडियम वर्ग यानी गरीब लोगों का ही एक संगठन होता है जो मिलकर कारोबार चलाता है। तो
ये इनके साधन कम वित्तीय साधन होते हैं, यानी ये गरीब होते हैं, ये नगद व्यापार को प्राथमिकता देते हैं, ज्यादातर नगद में व्यापार करते हैं। लेकिन ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है कि ये समितियां उधार माल नहीं बेच सकती। यानी अगर ये समितियां माल बेचती भी हैं तो अपने सदस्यों को भी नगद बेचेंगी, उधार नहीं बेचती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई कड़ा कानून भी नहीं है कि भाई नगद ही बेचेंगी, बेचने को उधार भी बेच सकती है, लेकिन ज्यादातर नगद माल बेचती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ज्यादातर कम फाइनेंशियल पोजीशन वाले लोग होते हैं, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक होती है। ऐसे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके इस समिति को चलाते हैं और वो उधार ज्यादा देने की स्थिति में भी नहीं होते, इसलिए ये कहा गया कि ज्यादातर ये नगद ही बेचते हैं। इसके बाद 9th पॉइंट है वित्त की व्यवस्था। अब इसको चलाने के लिए पैसे की अरेंजमेंट कैसे होगी। सहकारी समिति के वित्त प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत इस प्रकार है। इसको मान लीजिए हमने सहकारी समिति बनाई, तो उसको चलाने के लिए पैसा कहाँ से अरेंज होता है। तो एक तो सदस्यों को बेचे गए अंशों से, मान लीजिए आप भी सदस्य बने, कुछ पैसा आपने लगाया, कुछ हमने लगाया, इससे पैसा। दूसरा सरकार से भी ऋण ले सकते हैं, यानी बहुत कम ब्याज की दर पर इन्हें सरकार से पैसा मिले। और तीसरा सरकार से प्राप्त अनुदान, इन्हें सब्सिडी भी मिलती है, सरकार से हेल्प मिलती है। कुछ पैसा तो इन्हें ब्याज पर मिलता है, लेकिन कम ब्याज की दर पर, कुछ इन्हें सब्सिडी भी मिल जाती है, छूट मिल जाती है। और इसके बाद है सरकारी नियंत्रण। यद्यपि समितियां ऐच्छिक संघ के रूप में होती हैं, यानी ये मैंने बताया कि ये संगठन जो होते हैं कुछ लोगों के ऐच्छिक संगठन होते हैं, इच्छा से बनाए गए संगठन होते हैं, लेकिन सरकार समय समय पर इनके लेखों मतलब इनकी अकाउंट्स बुक का निरीक्षण करके इन पर नियंत्रण रखती है। क्योंकि आपको बताया कि सरकार भी इन्हें पैसा उपलब्ध कराती है, कुछ छूट होती है सरकार की तरफ से सहकारी समितियों को, जिसके कारण सरकारी डिस्टर्बेंस इसमें बनी रहती है कि कहीं ये सरकार द्वारा दिए गए पैसे का मिसयूज तो नहीं कर रहे। इसके लिए इनके अकाउंट्स की जांच करती है सरकार। इसी उद्देश्य से सहकारी समितियों को अपने वार्षिक रिपोर्ट और लेखे रजिस्ट्रार के पास भेजने पड़ते हैं। एक रजिस्ट्रार होता है सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार, इन्हें अपने वार्षिक लेखे जो है उस रजिस्ट्रार के पास भेजने पड़ते हैं, जो इन्हें चेक करता है कि इनके लेखे वास्तव में सही है या नहीं है। आगे बात करते हैं हम सहकारी समिति के बारे में। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सहकारी समिति का, वो है कि सहकारी समिति की स्थापना और पंजीकरण। कि एक सहकारी समिति मान लो आप और हम बनाना चाहते हैं, तो उसकी स्थापना कैसी की जाएगी, इसके बारे में हम बात करते। तो देखिए, सहकारी समिति की स्थापना, एक सहकारी समिति है जो की स्थापना या पंजीकरण सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत होता है। जैसा हमने पीछे बताया कि अगर सहकारी समिति आप स्थापित करना चाहते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको अधिनियम 1912 के अंतर्गत। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र और चेन्नई, इनके हमने अभी बताया कि कुछ राज्यों के अपने सहकारी समिति अधिनियम है, जो कि 1912 के अलावा, ठीक है, उन्हें राज्य के सहकारी समिति जो अधिनियम है उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना होता है। प्रत्येक राज्य में एक सहकारी समिति रजिस्ट्रार होता है। जो लोग सहकारी समिति स्थापित करना चाहते हैं, मान लो हम और आप सहकारी समिति बनाते हैं, तो उन्हें संबंधित रजिस्ट्रार, यानी जिस राज्य में, ठीक है, सहकारी समिति हम बना रहे हैं, उसके रजिस्ट्रार के पास जाकर के एक प्रार्थना पत्र देना होगा, एक एप्लीकेशन देनी होगी कि भाई हम लोग 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग एक समिति बनाना चाहते हैं, जिसका नाम ये है। इस जो एप्लीकेशन देंगे, उस एप्लीकेशन में ये बातें लिखी होती है। क्या बातें लिखी हुई हैं? सबसे पहले प्रस्तावित समिति का नाम, जो कि हम जो समिति बना रहे हैं उसका नाम क्या है। दूसरा, समिति का उद्देश्य, कि जो समिति बनाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होगा, आखिर वो काम क्या करेगी। तीसरा, अंश पूंजी का विवरण, इसके कितने लोगों ने इसके लिए पैसा इकट्ठा किया है। सदस्यों के अधिकार, सदस्यों के पावर क्या होगी, उनकी कर्तव्य क्या होंगे और उत्तरदायित्व क्या होंगे, ये भी जानकारी। सदस्यता प्राप्त की विधि, कि अगर कोई व्यक्ति नया और आता है या जो भी पुराना है, उन्होंने कैसे कैसे सदस्यता ली है, मेंबरशिप कैसे प्राप्त हुई है। कम से कम 10 सदस्यों के नाम और पते, यानी सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम 10 सदस्य के नाम और पते होने चाहिए। समिति के नियम क्या है, एक नियमावली होती है, समिति किन नियमों पर जो है चलेगी, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन आप दे रहे हैं उसमें ये बातें लिखी हुई होती हैं।
उसके बाद क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार कार्यालय में आप जमा करा देते हैं। यानी मान लीजिए हम लोग या आप लोग मिलकर समिति बना रहे हैं, ये फॉर्म हमने भरा, फॉर्म में ये बातें भरी और उसके भरने के बाद हम इसे रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करा देते हैं। और रजिस्ट्रार जब इस प्रार्थना पत्र को पढ़ लेता है और उन सब सूचनाओं से संतुष्ट हो जाता है तो सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। पहले वो इन्हें पढ़ता है सूचनाओं को और संतुष्ट होने पर वो इस सहकारी समिति रजिस्टर्ड कर देता है और समिति का रजिस्ट्रेशन होते ही उसे पृथक वैधानिक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व कई बार आया है, इसका मतलब होता है कि अब समिति और आप यानी सदस्य दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग का मतलब है कि कल को अगर सदस्य समिति का लॉस होता है तो वो सदस्यों का लॉस नहीं माना जाएगा। अर्थात समिति को या यूं कहिए कि समिति अब अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, कोई भी अनुबंध कर सकती है, दूसरों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अर्थात मान लीजिए किसी समिति के 20 सदस्य हैं और वो कोई डीलिंग करते हैं, वो कोई काम करते हैं और कोई गलत हो जाता है तो अब उन व्यक्तियों का काम नहीं ना कह करके उसको समिति का काम करेंगे। अर्थात समिति की जिम्मेवारी बन जाती है कि जो भी लॉस हुआ है उसका भुगतान समिति करे, ना कि वो व्यक्ति विशेष। ठीक है जी। इसके बाद है सहकारी समिति के जो है अधिकारी। अब समिति जो बन गई उसमें कुछ लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं। देखो कौन होते हैं। सहकारी समिति चलाने के लिए सदस्य कुछ अधिकारियों का चयन करते हैं। जैसे कि भाई स्कूल लेवल पर एक प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, क्लास इंचार्ज होते हैं। इस तरह से एक समिति के भी सदस्य होते हैं। एक प्रधान होता है, इसमें एक उप प्रधान होता है, एक सचिव होता है और एक खजांची जिसको हम कैशियर यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, ये लोग होते हैं। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि प्राय प्रत्येक 2 वर्ष बाद समिति के अधिकारियों का पुनः चयन होता है। हर 2 वर्ष में जो है दोबारा से वोटिंग होती है, इनको चुना जाता है। अब हमने सहकारी समिति पढ़ी और साझेदारी पढ़ी, ये दोनों टॉपिक पढ़े। अब इन पे अंतर पढ़ते हैं। देखिए अधिनियम, तो सहकारी समिति अधिनियम 1912 या संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है, यानी ये लागू होता है यूं कहिए। और साझेदारी व्यवसाय की स्थापना साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत होती है। सहकारी समिति का पंजीकरण अनिवार्य है, जबकि साझेदारी का जो पंजीकरण है वो अनिवार्य नहीं होता है। इसके बाद पारस्परिक लाभ, इसका लाभ सदस्यों के साथ साथ बाहरी व्यक्तियों को भी होता है। जैसे उपभोक्ता सहकारी समिति से गैर सदस्य भी माल खरीद सकते हैं, यानी वो लोग भी इससे माल खरीद सकते हैं जो बाहर के हैं यानी सदस्य नहीं, जबकि इसका लाभ केवल सहकारी साझेदारों तक ही सीमित होता है। चौथा उद्देश्य, इसका उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा किसी काम को अकेले ना कर पाने की स्थिति में आपसी मदद करना होता है। जब अकेला कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं कर पाता तो मिलकर काम करते हैं, तो आपस में एक दूसरे में इसकी मदद करते हैं। इसका उद्देश्य व्यावसायिक क्रियाएं करके लाभ अर्जित करना होता है। और सहकारी समिति में न्यूनतम सदस्य, इसको बड़े ध्यान से ध्यान में रखना, क्योंकि ये एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सहकारी समिति के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम 100 होती है सहकारी साख समिति में, और अन्य में कोई प्रतिबंध नहीं, कितनी भी हो सकती है। जबकि इसमें न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम 50 होती है। ठीक है, तो ये सहकारी समिति और साझेदारी व्यवसाय में अंतर हुआ। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। थैंक्स।